आगे बढ़ते रहेंगे। मैं अब नेक्स्ट पैनल को यहां पे बुलाना चाहूंगा जो कि ग्वार फंडामेंटल्स पे है। इसके मॉडरेटर मृत्युंजय झा जी जीट बिजनेस से, उनका मैं स्टेज पे स्वागत करता हूं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। साथ ही साथ मैं विशाल जी बगड़िया जो गंगानगर से हैं, उनको मैं स्वागत करूंगा, स्टेज पे आमंत्रण करूंगा। रुपेश जी गोयल का मैं स्टेज पे आमंत्रण करता हूं। रंजीत जी बोथरा का मैं स्टेज पे आमंत्रण करता हूं। दिनेश जी सोनी जी का मैं स्टेज पे आमंत्रण करता हूं। हिमांशु भाई भुज से जो है उनका मैं स्टेज पे आमंत्रण करता हूं। कन्हैयालाल जी चांडक जी को मैं स्टेज पे आमंत्रित करता हूं। सुरेश जी अरोड़ा दिल्ली से हैं, उनका मैं स्टेज पे आमंत्रण करता हूं। और पुखराज जी चोपड़ा जी को भी मैं स्टेज पे आमंत्रित करता हूं। समय के अभाव में मैं बड़ी तेजी से नाम बोलता चला गया। ये सहजता है हमारे ग्रुप मेंटर की, अपने ग्रुप के भाइयों के लिए अपनी खुशी छोड़ दी। मृत्युंजय भाई आपके हवाले वतन साथियों। नहीं, एक डिस्क्लेमर है कि आपने कहा कि समय की कमी की वजह से आपने बहुत जल्दी जल्दी में नाम लिया और आपने इंडिकेशन दे दिया कि आपके पास भी टाइम नहीं 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 नहीं, आपको भरपूर वक्त मिले इसीलिए मैंने कम से कम ये दिया है कि मैं जल्दी जल्द बोलता चला जाऊं। ये डिस्क्लेमर नहीं है, आप अपना समय ले परिपूर्ण रूप से। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल जी और बहुत बहुत धन्यवाद वायदा एथनिक ग्रुप का मुझे मौका देने के लिए इस कार्यक्रम में। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, वायदा एथनिक ग्रुप के जितने भी मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबका तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इस ग्रुप के बारे में बहुत सारी बातें कह दी गई हैं, तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नया नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस ग्रुप के साथ मैं इसके गठन से ही जुड़ा हुआ हूँ। 2015 में पुखराज जी ने बताया कि इसकी शुरुआत हुई थी और 2015 से अब तक ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने हर ग्वार सेमिनार को अटेंड किया है 2 अक्टूबर वाला। तो ये मेरे खाते में रजिस्टर है कि मैंने आज तक कोई भी सेमिनार 2 अक्टूबर वाला ग्वार डे का मिस नहीं किया है। और उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसी तरह से आप लोगों का साथ बना रहे और मैं इसमें शामिल होता रहूं। एक बात और है कि मैं कम से कम अभी इस वक्त 25 से 30 ग्रुपों में जुड़ा हुआ हूं। मुझे सिर्फ 2 ग्रुप के नाम याद हैं, एक तो अपना ऑफिस वाला ग्रुप, दूसरा एथनिक ग्रुप। तो ये इस ग्रुप की खासियत है। और जितने भी मेंबर हैं, बहुत सारी बातें कह दी गई नहीं चाहूंगा, लेकिन हाँ, ये बिल्कुल जाहिर तौर पर ये पक्की बात है, हर एक मेंबर एक फैमिली की मेंबर की तरह लगते हैं। और इसीलिए ग्रुप के बहुत सारे मेंबर हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है, टीवी पर बातचीत होती है, ऑफ रिकॉर्ड बातचीत होती है। कई बार मैं जानकारी के लिए अलग अलग मेंबर को फोन करता हूँ किसी कम्युनिटी के बारे में, ग्वार के बारे में डिटेल जानने के लिए। इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए और चर्चा की शुरुआत करते हैं, जो कि ये पैनल टॉपिक बहुत गंभीर है, फंडामेंटल। और ग्वार के फंडामेंटल की बात हम उस वक्त में कर रहे हैं जबकि इसके फंडामेंटल को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और ये कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि किसी को पता नहीं है एक्चुअली कि ग्वार के एक्चुअल फंडामेंटल इस वक्त हैं क्या। और आप देखिए कि जब मार्केट में इस तरह का कंफ्यूजन होता है फंडामेंटल को लेकर, तो उसका सीधा रिफ्लेक्शन फ्यूचर मार्केट भी आपको दिखाता है। फ्यूचर मार्केट भी आपको कंफ्यूज कर रहा है। एक दिन 4% का ऊपरी सर्किट, अगले दिन 4% का निचला सर्किट। तो मतलब आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि ग्वार के फंडामेंटल तेजी के हैं या मंदी के हैं। तो आज की इस चर्चा में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस बात को रख पाऊं या आप लोगों से समझ पाऊं कि एक्चुअल फंडामेंटल ग्राउंड के ग्वार के हैं क्या। तो पुखराज जी, चर्चा की शुरुआत आपसे, चूंकि आपसे हमने कई बार ग्वार के मसले पर बात भी की, बहुत सारी बातें आपने बताई भी हैं। आप जरा बताएं, जब हम इस वक्त में बात कर रहे हैं, अभी इससे पहले किसानों का पैनल था और आपने अलग अलग किसानों से पूछा, तो उसमें भी तस्वीर बहुत साफ हो नहीं पाई कि एक्चुअली में ग्वार की खेती ठीक है कंपेयर टू लास्ट ईयर कम है, लेकिन इस बार कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि खेती बहुत अच्छी है, क्रॉप की सिचुएशन कह रहे थे क्रॉप बहुत डैमेज है। ग्राउंड है क्या? अगर एक लाइन में मैं जानना चाहूँ ग्वार के फंडामेंटल मजबूत हैं या कमजोर हैं, तो आप हिसाब से देखिए।
हेलो हेलो। भावों के हिसाब से फंडामेंटल देखें तो फंडामेंटल तो मजबूत है मृत्युंजय जी। जहाँ तक फसल की बात है, इस बार बिजाई भी कम हुई है और जो फसल बिल्कुल बर्बाद हो रही थी कुछ इस बरसात से बची है, तो कुछ हरियाणा गंगानगर साइड में डैमेज भी हुई है, यील्ड भी डैमेज हुई है उसके। और दूसरा एक फंडामेंटल सीधा सा देखें हम तो पिछली फसल जो हमने घोषणा की थी 2 अक्टूबर को, पिछली बार की 45 लाख बोरी की लगभग फसल आएगी और रियल में ही लगभग 45 लाख बोरी की फसल आई है। ये रिकॉर्ड है व्यापारियों के पास में कि कितनी फसल मंडी में आई है, उसमें पुराना कितना आया, नया कितना आया, तो 45 लाख बोरी की फसल थी। कुल मिला के जो मेरी तरफ से सार निकलता वो ये है कि पिछली बार की फसल से इस बार फसल लगभग 25 से 30% कम है, एक मेरा ये मानना है। दूसरा, जो पिछली बार अनुमानित 45 लाख बोरी फसल थी, इस बार जैसा मैंने पहले भी कई बार बताया है कि फसल बहुत कमज़ोर है, 40% नुकसान है, 50% नुकसान है। इस बरसात ने कुछ सुधार किया तो उससे सुधार हुआ है। तो मेरा मानना है कि उस सुधार से ये फंडामेंटल इतना ही सुधरा है कि जो फसल बहुत कम होने वाली थी वो 30 लाख से 32 लाख बोरी तक पहुंच जाएगी। ये फंडामेंटल ग्राउंड पे ये है फसल के बारे में। ये आपने ग्राउंड की एक्चुअल रिपोर्ट बताई कि एक्चुअल सिचुएशन क्रॉप का है क्या। और जब हम फंडामेंटल की बात करते हैं तो इसके सिर्फ एक पहलू नहीं है कि उत्पादन कितना हो रहा है, इसके 3-4 महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक तो उत्पादन कितना हो रहा है, दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि उत्पादन के मुकाबले डिमांड कैसी है। मान लीजिए उत्पादन जैसे पुखराज जी ने बताया कि 25 से 30% कम है, लेकिन अगर डिमांड 40% कम हो जाएगी तो वो फंडामेंटल कमजोर माना जाएगा। ये दूसरा पहलू है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि ग्वार के कंपैरिजन में गम की डिमांड कैसी है और क्या ग्वार से गम बनाने के लिए माहौल अनुकूल है क्या, जिसे आप लोग अपने लैंग्वेज में पड़ता बोलते हैं। क्या ग्वार से गम बनाने का पड़ता है क्या? अगर पड़ता नहीं रहेगा तो कोई मिलर क्यों गम बनाएगा अगर उसको फायदा नहीं होगा। और एक और महत्वपूर्ण पहलू है चूरी और कोरमा की डिमांड, उसकी डिमांड सप्लाई कैसी है। तो अब आप जरा बताएं सर, अभी हम उत्पादन के मसले पर बात कर रहे हैं, फिर अलग अलग मुद्दे। पुखराज जी ने कहा कि 25 से 30% उत्पादन कम हो सकता है। क्या आपको भी लगता है कि कंपेयर टू लास्ट ईयर प्रोडक्शन में 25 से 30% का डिप, या आपका आंकड़ा कुछ अलग है पुखराज जी से? मेरे हिसाब से पहले मैं गुजरात से आता हूं तो मैं गुजरात की बात करता हूं। तो मेरे को लास्ट ईयर 5 से 6 लाख बोरी लगता था गुजरात में, और उस हिसाब से 5 से 6 लाख बोरी गुजरात आया है। और ये साल भी मेरे को उससे 10 या 20% कम समझो तो अब 4 से 4.5 लाख बोरी मेरे को गुजरात में लगता है। अगर अब बात करते हैं तो राजस्थान की, लास्ट ईयर मेरे को 45 से 50 लाख बोरी का अनुमान लग रहा था, और अब की बार मैं इससे पहले यानी कि 15-20 दिन पहले सोचता था कि 30 या 35 लाख बोरी का अनुमान होगा क्रॉप, लेकिन अभी जो बरसातें हुई उससे मेरा अनुमान थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और मेरा अनुमान 45 से 50 लाख बोरी का लग रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है, बाकी सब दोस्त लोग अपना अपना व्यू दे सकते हैं। मेरे को 45 से 50 लाख लास्ट ईयर जितना ही माल लगता है। अगर ये बरसातों से थोड़ा फायदा हुआ है ऐसा मेरा मानना है। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं है कंपेयर टू लास्ट ईयर, बराबर है? लास्ट ईयर जितना ही माल आ सकता है, मेरे को ऐसा लगता है। अभी तक मुकाबला 1-1 से बराबरी पर है सर। मतलब आपने कहा घटेगा, वो कह रहे नहीं घटेगा। सोनी जी, अब देखिए चूंकि सितंबर महीने की बारिश की बात हो रही है, तो जरा आप सबको हालांकि मालूम होगा लेकिन बता भी दूं कि सितंबर महीने में 27 साल में दूसरा ऐसा मौका है जबकि सितंबर के महीने में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, 34% ज़्यादा बारिश हुई है। और यही वजह है कि अगस्त के लास्ट में जब हम -9% में थे मानसून में, वो बहुत हद तक कवर हो गया, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट कवर ही हो गया, 1-8% की कमी रही होगी। तो आप जरा बताइए कि सितंबर की बारिश ने ग्वार के लिए कितना बड़ा काम किया है, और क्या जो हम डिप की बात कर रहे थे अगस्त तक में, क्योंकि वेस्टर्न राजस्थान में बहुत खराब हालत थे, मेरी बात होती थी पुखराज जी से, बाकी लोगों से, किसानों से, बहुत खराब सिचुएशन था खेती को लेकर, लेकिन सितंबर में हालात बहुत बदले। कितने हालात बदले, कितना रिकवर हो पाएगा प्रोडक्शन? इससे काफी कुछ फायदा हुआ है। मतलब सितंबर की बारिश ने जो पीछे 5 फसलें है उसमें बहुत फायदा हुआ है। और जो हम लोग पहले धारते थे ग्वार लमसम 30 लाख बोरी, तो हमको लगता है 5 से 7 लाख बोरी उसमें बढ़ जाएगा। और इससे जो सितंबर में बारिश जो पश्चिमी राजस्थान के अलावा जो हरियाणा वगैरह उधर हुआ है उसमें हमको लगता है कि थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। वह फसल डैमेज भी होगी, और जो काला पीला गवार है उसमें उतारे का भी फर्क आएगा। और कुछ राजस्थान में जो पहले की फसल बोई हुई थी उसमें मान लो जैसे ग्वार सूख गया हुआ, मान लो उसमें नुकसान हुआ, मान लो पौधा सूख गया, उसके बाद में बारिश हुई तो उसका दाना पतला रह गया, तो उससे भी मेरे हिसाब से थोड़ा प्रोडक्शन का फर्क पड़ेगा। ऑल ओवर जो बारिश हुई उससे फायदा ही हुआ है। लमसम
मतलब 7 से 8 लाख बोरी मेरे हिसाब से ग्वार बढ़ जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। ग्वार बढ़ जाएगा मतलब पहले लास्ट ईयर के मुकाबले नहीं, आप बता रहे हैं या मैं जो अगस्त जुलाई में जो अनुमान जताया जा रहा था उसके मुकाबले? उसके मुकाबले बढ़ेगा। अगस्त पहले जो हमने धारणा की थी उसके हिसाब से बढ़ेगा। मेरे हिसाब से ग्वार की लमसम 35 से 40 लाख बोरी की क्रॉप अब आने की उम्मीद है। मतलब आप कह रहे हैं कि लास्ट ईयर से थोड़ा बहुत कम होगा? हाँ, थोड़ा कम लास्ट ईयर में मतलब मेरा ऐसा मानना था, लास्ट ईयर भले कैसे ही मानसून बिहेव करे, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था 55 लाख बोरी के लमसम 50 से 55 लाख बोरी क्रॉप आनी चाहिए। ठीक है। सुरेश जी, आप चूंकि ये लोग तो फील्ड के लोग हैं, जैसे पुखरा जी बीकानेर से हैं, सोनी जी जोधपुर से हैं, और ग्वार की खेत के मतलब खेत के आसपास रहते हैं ये लोग, तो आप तो खेत से बहुत दूर रहते हैं सर, दिल्ली में तो आपके पास क्या रिपोर्ट आ रही है क्रॉप को लेकर? सर मैं खेत के पास नहीं, भाव के पास रहता हूँ। हाँ, इसलिए क्योंकि भाव से फिर आपको खेत का अंदाजा लगता है। हमें उसी से अंदाजा लगता है, क्योंकि हम ट्रेडिंग में हैं तो हमें सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों के फंडामेंट्स देखने पड़ते हैं। तो दोनों को देखते हो तो हमें स्क्रीन पे या भाव पे उसमें वो चीज़ नजर आती है। जैसा अभी पुखराज जी भी बात कर रहे थे और जैसा सब मित्रों ने भी बात की कि पिछले साल के मुकाबले में ग्वार का जो सप्लाई है इस साल वो ऑलमोस्ट उतना ही रहने वाला है। लेकिन अगर मैं दूसरी साइड के फंडामेंट्स की बात करूं, जो हम इंडस्ट्री में देख रहे हैं, जो आने वाले टाइम में चाइना की पोजीशंस देखें या ओवरऑल इंटरनेशनल सिनेरियो देखें या कुछ नई रिसर्च या कुछ नई चीज़ें जो ग्वार को लेके निकल के आ रही हैं जिस तरीके से बात, तो डिमांड साइड की जो चीज़ें फंडामेंट्स हमें कुछ मजबूत लगते हैं इस बार। पर उसमें ऐसा भी है कि डिमांड साइड के जितने फंडामेंट्स हैं वो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी तेजी की तरफ देखेंगे या बहुत बड़ी कोई बात जाएगी। एक मॉडरेट सी एक रेंज अपसाइड की चीज़ में बननी चाहिए, जो हमें लगता है कि डिमांड साइड के जो फंडामेंट्स हैं वो सप्लाई साइड से ज़्यादा मजबूत होने चाहिए आने वाले बिल्कुल। अब देखिए कि अब तक 4 लोगों से मतलब 4 एक्सपर्ट से मैंने बात की है, और ये इस ग्रुप की ये कितनी बड़ी खासियत है इसका अंदाज़ा जो लोग अभी यहाँ तो ग्रुप मेंबर जुड़े हैं और बाकी जो लोग अभी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि ये ग्रुप कितना ट्रांसपेरेंट है। एक ही ग्रुप के 4 मेंबर अलग अलग राय दे रहे हैं। मतलब कई बार ये होता है कि नहीं फलाने ग्रुप से मैनिपुलेट हो रहा है, अलग जानकारी दी जा रही है, सट्टेबाजी हो रही है। तो ये जो अलग अलग राय आ रही है, इससे इस बात के भी साफ संकेत आप लोगों को मिल रहे होंगे कि ये ग्रुप बहुत ट्रांसपेरेंट है, सबकी अपनी इंडिविजुअल राय है और कोई किसी के ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, सब अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। ये इस ग्रुप की और एक बड़ी खासियत है। चलिए आप चर्चा को आगे बढ़ाते हो। हमारे साथ कन्हैया लाल जी चांडक जी हैं, और मैं तो इनको रंगत जी भी कहता हूँ कि ये बाजार बंद होते ही रंगत बताते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनका रिसर्च इतना डीप है कि पता नहीं कहाँ से ये बात करते हैं। मतलब हमें खुद अंदाजा नहीं लग पाता कि इनकी बातचीत कहाँ पे हो रही है। ये स्पॉट मार्केट का बताते हैं, आज कितने का ट्रेड हुआ, प्राइस कितना ऊपर है स्पॉट में। तो पहले तो इसका राज आज आप जरा अपने ग्रुप मेंबर के सामने खोल दें सर कि कहाँ से आपको ये रंगत मिलती है। जय श्री कृष्ण। देखो फंडामेंटल में ये है, कोई भी चीज़ ये पाउडर वाले हो, तो डिमांड हो, सप्लाई हो, इसमें हम कहीं से भी खोज के लाते हैं। ये बात नहीं है कि नहीं लाते हैं। पाउडर वाले खुद अचंभा करते हैं कि कहाँ से लाते हैं। आज 2300 टन का काम हुआ, कल 600 टन, तो 600 टन का ही आएगा। ये नहीं कि 600 टन का 2000 लिख देंगे, बिल्कुल नहीं होगा। एकदम एक्चुअल में हकीकत हो गई वही हम देंगे। बात कहाँ होती है आपकी, इनसे कुछ बात तो कहो नहीं, ये नहीं, बात को राज रहने दो, राज को रहने नहीं, फिर क्या। हाँ। आज की रंगत 50 रुपये कम तेज है ग्वार बंद से, ग्वार 20 रुपये तेज है। अच्छा चाणक जी, आप इतना रंगत निकालते हैं तो जरा आप ये बताएं कि प्रोडक्शन को लेकर कोई रंगत मिल रहा है क्या? प्रोडक्शन देखो, ये सब ये बोल रहे हैं 50 लाख, ये हमारे गुजरात वाले भाई बोलते 50 लाख। अब जमीन में बीज नहीं पड़ा तो 50 लाख कहाँ से करेंगे? हाँ। आज की तारीख में सब जगह हर जगह बात होती है हमारी 35 लाख क्रॉप से ज्यादा नहीं आएगी इस साल। 35 लाख, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 35 लाख। आप भी कह रहे हैं कि उत्पादन कम है, और ये उत्पादन कम है। हाँ, एक बात है, सबसे बड़ी बात ये बोलते हैं, सब दिमाग लगाते हैं 2 महीने में मिल बे पड़ता है। गम कहाँ से आया? स्टोक के गया ना, स्टोक का गया गम। उत्पादन जो भी होगा ना वो 35 लाख होगा। माल डिमांड पे सप्लाई होगा, इसमें सप्लाई नहीं आई तो डिमांड कहाँ से, ये माल पैदा नहीं हुआ तो माल कहाँ से? ठीक बात है। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। और एक बात से और पर्दा उठना बहुत ज़रूरी है कि सितंबर की बारिश का हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर जिक्र कर रहे हैं, और जो लोग ये कह रहे हैं कि उत्पादन ज़्यादा होगा, बेहतर होगा, वो सितंबर की बारिश का हवाला दे रहे हैं। तो अब विशाल जी आप जरा बताएं कि क्योंकि मैंने कई सारे लोगों से बात की तो अलग अलग राय आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सितंबर की बारिश का उतना बड़ा फायदा नहीं होगा क्योंकि खेती का वक्त निकल जाता है, रीसोइंग नहीं हो पाती है, उतना फायदा नहीं। क्या इस बात में सच्चाई है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है विपिन जी,
क्योंकि देखिए मेन जो प्रोडक्शन है वो गंगानगर, हनुमानगढ़ और हरियाणा का ही होता है। बिरानी का जो ग्वार है उस वो एक तरह से उनके लिए ब्लैक गोल्ड है, वो कितना भी हो जाए वो बाहर नहीं आता है। मेन जो सप्लाई मिलती है वो गंगानगर, हनुमानगढ़ और हरियाणा से मिलती है। जब ये बरसातें नहीं हुई थी वहां तो बिजाई का टाइम निकल गया था, वहां पे हमारी तो फसल आ रही है अब, तो उन बरसातों का तो हमें तो नुकसान है। बिरानी में जरूर फायदा हुआ है, 5 लाख बोरी कह लो, 7 लाख बोरी कह लो, पर वो फसल बाहर नहीं आती है, वो उनके लिए गोल्ड है, वो जरूरत के टाइम उनको लेके आते हैं, तो वो फसल हमारे फर्क नहीं पड़ेगा उसका। फसल एक्चुअल में शॉर्ट है, लास्ट ईयर से शॉर्ट है, कितना शॉर्ट आपके मुताबिक? 25 से 30% शॉर्ट है। 25 से 30% शॉर्ट है। बिल्कुल शॉर्ट है। तो अब मामला पलट गया, Actual मतलब बात बाजी यही अब है। बराबरी से एक तरफा होता जा रहा है, मतलब ज्यादा लोग कह रहे हैं कि उत्पादन कम हो रहा है। बिरानी में एक्चुअल फायदा हुआ है, इसमें कोई हाँ ठीक है, लेकिन ओवरऑल आप कह रहे हैं कम गोल्ड है, वो बाहर नहीं आता, वो हाँ ठीक बात है। हिसाब से लाता है वो। आपका अनुमान सर? ग्वार की जो फसल है उसको अपने दो हिस्सों में बांट सकते हैं। मतलब गंगानगर जिला जो राजस्थान में सबसे ज्यादा ग्वार देने वाला जिला है, वहां पिछले साल से 50% ग्वार आएगा, क्योंकि वहां नहरबंदी की दिक्कत रही, वहां पानी की बहुत बड़ी भारी समस्या रही, मतलब वहां तो खेती नहीं है, ये समझ लो। गंगानगर में? गंगानगर की बात करें जहां से मैं आता हूँ, लेकिन मेरे साथ वाला जिला है हनुमानगढ़ जिला, वहां इन लेट बारिशों का बहुत फायदा हुआ है। नौ और भादरा हरियाणा वाला जो बॉर्डर है ना, उसने काफी भरपाई की है। मतलब मैं ये मानता हूं कि गंगानगर में अगर 10 बोरी ग्वार होता है तो हनुमानगढ़ में 5 बोरी ग्वार होता था, जनरल टेंडेंसी। इस बार गंगानगर जिले से ज्यादा ग्वार हनुमानगढ़ जिला देगा। चूरू जिला, बीकानेर जिला, ये कुछ पॉकेट्स हैं जो काफी अच्छी हैं, जिनको सितंबर की बारिशों का बहुत फायदा मिला है। और गंगानगर, हरियाणा, ये जो जिले हैं जो कि मतलब स्टेट हैं, यहाँ पर पिछले साल से 50% ग्वार आएगा, तो ओवरऑल 40 से 45 लाख बोरी ग्वार आना चाहिए, क्योंकि बारानी खेती बहुत बड़ी खेती है, बहुत बड़ा एरिया है, जो जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, बीकानेर, ये बहुत बड़े एरिया हैं। इनका ईल्ड जो है ना, जो वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आज के दिन वो बहुत अच्छा खड़ा है बारानी ग्वार, मतलब उसको देख के मतलब ऐसे लगता है नजर ना लगे, मतलब वो भरपाई कर सकता है नहरी इलाकों की। आने वाले 10-20 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं। 45 लाख बोरी 10-20 दिन किस लिहाज से महत्वपूर्ण है? मतलब बारिश होगी, मौसम फायदा साफ हो- रहे, मौसम साफ रहे, बारिश ना हो। अच्छा, मौसम साफ अभी जो रहना बारिशें चाहिए। हो रही हैं हाँ। वो जरूरत नहीं है। अगर मौसम खुल जाए, धूप रहे, तो ये पौधे ग्रो करें, तो ये नहरी इलाकों की भरपाई कर सकते हैं। और अच्छा ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बहुत हद तक कंपनसेट हो जाएगा। अब रंजीत जी, ये रंजीत जी को मतलब वायदा एथनिक ग्रुप का अगर आप IMD कहें, मौसम विभाग, तो आप कह सकते हैं, क्योंकि इनका गजब का रिसर्च है मौसम के ऊपर, और ये बहुत अच्छा डिटेल शेयर करते हैं। इन्होंने कुछ ज्यादा बोल दिया। मैं चलिए स्काईमेट कर लें सर, स्काईमेट, IMD नहीं, स्काईमेट पे सहमति, ठीक है। तो नहीं, अब जो बात रुपेश जी ने कही कि अगले 15-20 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे बारिश के लिहाज से, और अगर अगले 15-20 दिन तक मौसम साफ रहे तो कंपनसेट हो जाएगा। क्या आपका अपना अनुमान मौसम को लेकर क्या कहता है? क्या 15-20 दिन साफ रहेगा बीच मौसम? में रिटर्न मानसून होगा, हल्का फुल्का पानी गिरे, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। जाते वक्त पानी हल्का करेगा, एंटी साइक्लोन बन रहा है, इसका मतलब है नॉर्थ वेस्ट से मानसून विड्रॉल हो रहा है, मतलब मौसम साफ रहेगा। 5 से नहीं, हल्का फुल्का आ रहे, कोई हाँ, गिर थोड़ा सकता है, जाते वक्त करेगा, हाँ, उससे कोई नुकसान नहीं होना है। अच्छा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो आपका अनुमान फिर क्रॉप को लेकर क्या है? क्रॉप को लेके 35 से 45 आ रही है। मैं क्रॉप को लेके 22 नहीं हूँ, मान लो आप 40 हो, 38 है या 45 है। इस साल 25% गम में एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। हाँ, पिछले साल से करीब 90 या 95 गया, 340 अपने इंडिया में खपता है, इस बार 4 को लगभग पार कर लेगा। ओके ठीक है, चलिए। तो एक पहले राउंड की चर्चा उत्पादन को लेकर हुई, तो ज्यादातर एक्सपर्ट हमारे ये कह रहे हैं, पैनलिस्ट कह रहे हैं कि उत्पादन कम होगा, क्योंकि शुरुआत में जब बारिश होनी चाहिए थी उस वक्त बारिश नहीं हुई, और इसलिए क्रॉप को एक डैमेज भी है, और खेती उतनी नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। एक बात और बोलना चाहूंगा जी, चाइना से जो FR सिल्क वाटर जाता है, वहाँ सिंचियांग में जो फैक्ट्री है जिंजियांग में, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। पता नहीं क्यों डिस्ट्रॉय हुए, या तो पर्यावरण को लेके हो सकता है, लेकिन वहाँ पे FR ये सिल्क वाटर अभी नहीं बन रहा है। जो पुराना माल पड़ रहा है उसके भी काफी दाम बढ़ गए हैं, और वही US में जा रहा है। फार्मूला चाइना का है, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट US में होता है, लेकिन विकल्प वो है, उसको लेके काफी ये पर्यावरण को लेके परेशान है, उसका कुछ न कुछ अंश कम होके ये बढ़ेगा। ओके, ये बहुत टेक्निकल बात आपने सेल बताई है। गैस हाँ, ये काफी बहुत जरूरी तेज है है। जी।
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है सर, लेकिन अब चर्चा की जो चर्चा का जो अगला राउंड होगा, अब पुखराज जी अगले राउंड में हम ये बात करना चाह रहे हैं कि उत्पादन कम बताया जा रहा है ओवरऑल, अगर हम एक एवरेज लेकर चलें, लेकिन उत्पादन के मुकाबले डिमांड कैसी है? क्योंकि अभी कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि ग्वार से गम बनाने का अभी पड़ता नहीं है। अगर ग्वार 6,000 के आसपास है और अगर उसको गम बनाया जाएगा तो गम का प्राइस 11,000 के आसपास या 10,500 से ऊपर होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। तो ऐसे में क्या ग्वार की डिमांड कम हो जाएगी क्या डोमेस्टिक मार्केट में, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, या जो सप्लाई साइड अभी आप लोगों ने बताया उसके मुकाबले डिमांड का सिनारियो अभी क्या रहने वाला है? देखिए मृत्युंजय जी, डिमांड को दो तरह से देखना होगा। इस बार दो तरह की डिमांड आएगी, एक कृत्रिम और एक प्राकृतिक। मतलब एक असल डिमांड, एक नकल डिमांड। नकल डिमांड वो रोज 6% ऊपर नीचे वाला, हाँ, उस तरह की डिमांड। तो उस नकल डिमांड का एक हमने रिजल्ट देखा। 25 अगस्त को एक अफवाह फैली कि अमेरिका में ट्रेड हो गया है, सैंपल पास हो गए हैं और बहुत बड़ी मात्रा में गम जाने वाला है। और मेरे पास भी मैसेज आए थे व्हाट्सएप ग्रुप में। बिल्कुल बहुत बिल्कुल जगहों पे छपे थे। वो जो ये वेब न्यूज वाले हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे बहुत जोर से फैला, और एक ही रात में 6,000 का ग्वार 12,500 रुपए। इतनी बड़ी तेजी किसी चीज में आना एक ही रात में 24 घंटे के अंदर, मतलब तो उस समय ऐसा डर लग रहा था कि कहीं 2012 वाली कहानी हाँ, रिपीट ना हो जाए। और गजब की बात एक है, गम और गजब की बात है, फिर लोगों ने ये बताया कि कहीं 10 बोरी की ढेरी बिकी है, कहीं 5 बोरी की ढेरी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कम से कम 6-7 लाख बोरी का ट्रेड हुआ है 9,000 के भाव में, 8,500 के भाव में। और आपके साथ में जो पैनलिस्ट बैठे हैं उसमें ऐसे पैनलिस्ट भी है जिनका 9,000 रुपए पे, 8,500 रुपए पे हजारों बोरी ग्वार बिका है उनका। बिल्कुल आपके साथ बैठे हैं ऐसे पैनलिस्ट। तो अब वो जो किसान लेके गए हैं ना, या जो व्यापारी लेके गया है, वो तो ग्वार बाहर आना नहीं है, वो हो गई कृत्रिम डिमांड। तो हम डिमांड और पैदावार को किस लिए देखते हैं? तेजी मंदी के लिए देखते हैं। हम चर्चा भी कर रहे हैं तेजी मंदी के लिए, धंधे से जुड़ी हुई बात है। तो इसमें दो तरह की डिमांड है, एक प्राकृतिक, एक कृत्रिम। कृत्रिम जो डिमांड है उसका जो झटका आएगा, उसके अंदर जो उभर के निकल जाएगा वो बच जाएगा, नहीं तो जैसे 12,000, 9,000, 8,000 पे जैसे लोग फंसे वो फंस जाएंगे। एक आएगी प्राकृतिक डिमांड, यदि आती है तो ये धीरे धीरे राइज करता जाएगा। और ये जैसे राइज होगा ना, वैसे ही गोदामों से माल निकलना बंद हो जाएगा, ट्रेडर बेचना बंद कर देगा, मिलर को माल नहीं मिलेगा। आज भी ये स्थिति है, 99% ग्वार गम की मिलें बंद है, वो चल नहीं रही क्योंकि पड़ता नहीं है। अब ये जो काला गवार आएगा, ये 1,000 रुपए, 1,500 रुपए, 2,000 रुपए नीचे बिकेगा, कहीं किसी भाव पे बिकेगा। वो यदि मिलों को चलवा दे तो अलग बात है, वरना ऐसी पोजीशन हो गई है कि सट्टे में तो शॉर्ट सेलर नहीं आएगा और किसान का व्हाइट गवार बाहर नहीं आएगा। इस स्थिति के अंदर कोई भी बात उस तरह की जो उस दिन गड़बड़ हुई थी, वैसी गड़बड़ियां आगे भी देखने को मिल सकती है, जिसमें किसी के तो वारे न्यारे होंगे और किसी की जेब कट जाएगी। मृत्युंजय, ये बड़ा बहुत आपने डिटेल में बताया कि एक्चुअल मार्केट में चल क्या रहा है इस वक्त। लेकिन जो डिमांड की बात हम लोग कर रहे हैं, हिमांशु जी आप बताएं कि क्या एक्सपोर्ट डिमांड के लिए भी हालात बेहतर हैं क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बीच में ऐसा हल्ला हुआ कि ग्रीन फ्यूल की तरफ यूएस शिफ्ट कर रहा है, तो अब क्रूड का कामकाज कम हो जाएगा और डिमांड कम हो जाएगी, जो ड्रिलिंग में इस्तेमाल होता है ग्वार गम का। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये हालात इतने जल्दी बदलने वाले नहीं है, एकाएक ग्रीन फ्यूल पर शिफ्ट करना उतना आसान नहीं होगा। और इसका रिफ्लेक्शन आप देखिए कि ऑयल रिग काउंट पड़ भी रहे हैं, जो अभी पिछले पैनल में बातचीत भी हो रही थी। तो क्या ये माना जाए कि ग्वार गम की एक्सपोर्ट डिमांड, अब चूंकि हम अनलॉक की तरफ भी पूरी तरह से बढ़ चुके हैं पूरी ग्लोबल इकोनॉमी, तो क्या डिमांड बढ़ने वाली है क्या ग्वार गम की? हमने वीरेंद्र जी के डेटा में भी देखा कि लास्ट 3 साल से पाउडर की जो डिमांड है वो उतनी ही चल रही है, लेकिन स्प्लिट्स की डिमांड में बढ़ोतरी हुई है। तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि यूएस की डिमांड में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, और आगे भी जाके मेरे हिसाब से यूएस की डिमांड में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। उनको भी मालूम पड़ेगा कि इंडिया में क्रॉप इतना है। पहले सब बोल रहे थे, पुखराज जी का तो आंकड़ा था उसके हिसाब से ही माल आया है, वो मैं बोल सकता हूँ। पहले अगले साल सब लोग बोल रहे थे 60 लाख आएगा, 70 लाख आएगा, लेकिन आया कितना? 45। अभी उनको भी मालूम पड़ेगा, ये साल भी सबका व्यू ऐसा ही है, 40 लाख 45 लाख, मेरा 50 लाख है, मैं 45-50 बोलता हूँ, यानी 45 ही समझो। तो उनको भी मालूम पड़ेगा कि जो पहले साल 60-70 बोल रहे थे, ये साल 40-45 डिमांड है, तो उनको भी ऐसा लगेगा कि हमको भी थोड़ी एग्रेसिव होना चाहिए और खरीदारी करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से आगे जाके थोड़े, यानी अक्टूबर में नया माल आता है तो वो खरीदारी करते हैं हर साल। तो मेरा मानना है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में ये आंकड़ों में मेरे हिसाब से 10 या 20% की बढ़ोतरी आ सकती है डिमांड में। में। अच्छा सोनी जी, आप बताइए, अगर 10 से 20%
डिमांड बढ़ती है और जो क्रॉप का साइज आप लोगों ने बताया है, क्या उस क्रॉप के आधार पर, कैरी के आधार पर हम उस डिमांड को मीट कर पाएंगे, या ऐसा तो नहीं कि डिमांड बहुत ज्यादा आ जाएगी और हम उतना गम नहीं बना पाएंगे? क्योंकि पुखराज जी ने कहा कि अभी भी 99% मिलें बंद हैं, तो तब हालात क्या होने वाले हैं? ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर से मार्केट बहुत शॉर्टेज की तरफ बढ़ जाएगा और फिर प्राइस में हमें स्पाइक देखेंगे? पहले तो मैं भूल गया था, पूरे एथेनिक परिवार से विशाल जी बगड़िया का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मतलब बारातियों की तरह पूरे एथेनिक परिवार का स्वागत किया और इस शानदार अरेंजमेंट के लिए। मैं एक चीज मेरे को लग रही है कि पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूं, चूरी कोरमा की वजह से मतलब मिलें चल रही थी, तो गम तो बनता गया और ग्वार क्रैशिंग होता गया। कोरमा चला गया, गम पड़ा रहा, गम का डिमांड कम रही, तो मेरे हिसाब से जो ग्वार की शॉर्टेज है ना, वो मिलों को 12 महीने ही परेशान करेगी, कभी पड़ता लगने ही नहीं देगी। अच्छा, मतलब मिला पड़ते में नहीं रहेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो गवार है ना, पुखराज जी ने जैसे किस्सा बताया कि गवार गांव में मतलब 8,000 9,000 बिक गया, तो आप ये सोचो जो गांव में किसान का माहौल बना, चाहे पूरे एरिया में जैसे 8,000 9,000 में जो गवार बिका, वो गवार की सप्लाई हमेशा परेशान करेगी, वो मतलब इजी वे में बाहर नहीं आएगी। दूसरा मतलब जो डिमांड की आप बात कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट मतलब बढ़ेगा, तो मेरा ऐसा मानना है ये गम का कंजप्शन का ये साल मेरे को लगता है मतलब कोरमे की वजह से नहीं, अब थोड़ा जो पुराना कैरी ओवर जो गम है ना, वो अब कंजप्शन में जाएगा और इसकी मेरे को डिमांड अच्छी क्रिएट होने की उम्मीद है। आप कह रहे हैं कि गम की डिमांड बढ़े, तो मतलब हम डिमांड को मीट कर पाएंगे अगर 20% की डिमांड बढ़ जाती है? हाँ, थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है कि गम का थोड़ा कैरी ओवर स्टॉक ज्यादा है और ग्वार कम है, ज्यादा है। तो ये ग्वार है ना, ये हमेशा अपने सप्लाई के रूप में अपने को परेशान करता रहेगा। मिले जरूर डिस्टर्ब रहेगी, लेकिन सप्लाई चलती रहेगी। फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि गम की डिमांड इस साल बढ़ेगी और ये कंजप्शन बढ़ने की वजह से काफी कैरी ओवर स्टॉक कम भी होगा और मतलब कीमतों को सपोर्ट भी करेगा। लेकिन एक जो नया इक्वेशन बन रहा है सुरेश जी, जैसे अभी सोनी जी ने भी कहा कि ग्वारसीड और ग्वारगम का पड़ता नहीं बैठ रहा है। अगर मान लीजिए ये आगे चलकर ये इक्वेशन और खराब हो जाए, मतलब ये कि ग्वार के प्राइस थोड़े और बढ़ जाएं या जिस लेवल पे है, लेकिन गम थोड़ा और नीचे आ जाए और थोड़ा डिस्पैरिटी बढ़ जाए, इस सिनेरियो में फिर आगे के हालात क्या बनने वाले हैं? अगर मान लीजिए ग्वारसीड से ग्वारगम बनाने का पड़ता नहीं बैठे, तब क्या होगा सीन आगे? वो तो एक मुश्किल भरा सीन हो सकता है कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति क्या वो आती है। मुश्किल भरा क्या मतलब क्या मुश्किल भरा होगा? मतलब उसमें मिले बिल्कुल ही जैसे अभी भी पड़ता नहीं, तो मिले तो बिल्कुल ही बंद रहेंगी। ग्वार जाएगा कहाँ? ग्वार तो जो देखिए, जैसे विशाल जी ने भी बोला या जैसे अभी पुखराज सर ने भी बोला कि कृत्रिम मांग जो है वो अंदर माल लग चुका है सर सब किसान के पास। उसने जो भी 6,000 7,000 8,000 रुपए के भाव में लिया है, वो माल कभी भी नहीं निकलेगा सर, जब तक उसके वो भाव नहीं आएंगे। और अगर मान लीजिए ग्वार गम की कोई डिमांड नहीं आती है, ऐसा हमें नहीं लगता, ग्वार गम की डिमांड हमारे अनुमान के हिसाब से इस बार अच्छी आनी चाहिए। अगर वो डिमांड मान लेते हैं कि नहीं आती है, तो माल ऐसा भी नहीं कि ग्वार का कोई माल बाहर निकल के आएगा, ग्वार का वो माल भी बाहर निकल के नहीं आएगा, तो सप्लाई साइड शॉर्ट ही रहेगी। शॉर्ट ही रहेगी। शॉर्ट ही रहेगी। अच्छा। सिर्फ ये जो माल जो अभी मौसम की खराबी की वजह से, मौसम के उतार चढ़ाव की वजह से जो काला पीला जो ग्वार हो गया, वो सप्लाई में रहेगा, उससे थोड़ा बहुत हो सकता है कि भाव नीचे की तरफ आए, लेकिन ऐसा लगता नहीं सर। जो नेचुरल जो ग्वार है, जो व्हाइट ग्वार जिसको अपने जो फैक्ट्री के लिए मिल्क के लिए चाहिए होता है, वो अभी सप्लाई में नहीं आएगा, वो शॉर्टेज रहनी चाहिए। दूसरी साइड पे हम ये देखते हैं कि जैसे चाइना की जो बात अभी रंजीत सर भी कर रहे थे, वो प्रॉब्लम एक है। और चाइना के जितने भी जो प्रोडक्ट हैं उनका सब्स्टिट्यूट, चाहे अपने सिर्फ ग्वार में बात नहीं करें, ऑल ओवर, कल भी सुनील भाई साहब से भी बात हो रही थी, ग्वार के अलावा भी जो प्रोडक्ट हैं या जो ग्वार के अलावा भी और कई सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी थी, वहाँ से शिफ्ट हो रहा है। तो ऐसा शिफ्ट ऑल ओवर वर्ल्ड देखा जा रहा है, ऐसा नहीं कि वो, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे आना चाहिए। सो हम ये कह सकते हैं कि डिमांड की जो फ्रिक्वेंसी है वो एकदम से नहीं बढ़ेगी, धीरे धीरे करके वो इंक्रीज होनी चाहिए। अभी तक अगर हम जो भाव देखते हैं, अगर हम स्क्रीन के हिसाब से बात करें, तो सप्लाई की साइड के भाव तो आ चुके हैं सर। अब जो चीज आने वाली है वो भाव के, डिमांड के भाव आएंगे, वो डिमांड जितनी बनेगी उसके हिसाब से। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि और वो एक सप्लाई के रेंज भाव आ चुके हैं, डिमांड का भाव आना अभी बाकी। और डिमांड को ऐसा नहीं कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आएगी, क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमांड चाइना से, क्रूड इंडस्ट्री से, किसी दूसरी जगह से आती है और भाव तेज हो जाते हैं, तो जो फूड इंडस्ट्री है उसको पैरिटी नहीं बैठेगी फिर ग्वार के लिए, फिर उनको अपनी प्रिस्क्रिप्शन चेंज करनी पड़ती है, तो वहां से फिर डिमांड कम हो सकती है। तो इसलिए वो बैलेंस रहेगा। ओके, बैलेंस रहेगा। चांडक जी, डिमांड को लेकर कोई रंगत है क्या आपके पास? प्राइस का तो आप बताते हैं कि ये प्राइस डिमांड अच्छी 30% इंक्लूड लगती है। अच्छा, 30% ज्यादा 30% ज्यादा लगती है। कहाँ से डिमांड रहेगी? ये ऑयल सेक्टर में।
नहीं मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप किस मामले में ये कह रहे हैं कि डिमांड ज्यादा रहेगी, मतलब एक्सपोर्ट की डिमांड अच्छी एक्सपोर्ट डिमांड 30% 30% ज़्यादा ऑयल सेक्टर में। ऑयल सेक्टर हाँ, फूड ग्रेड में भी इंक्लूड हुई है और ऑयल सेक्टर में 30% ज़्यादा रहेगी ये सब। जो गत 2 महीने में इम्पोर्ट का कम हुआ है ना, उस हिसाब से 30 से 35% इस साल ज़्यादा रहेगी। अच्छा ठीक है। अब विशाल जी, आप हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम होता है कि फ्यूचर मार्केट पर जब हम कमेंट्री लिखते हैं या बोलते हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि जिस दिन 6% बढ़ा उस दिन तो आप बोल दो कि हाँ क्रॉप को बहुत नुकसान है, क्रॉप कम है और इस वजह से दाम बढ़ रहे हैं, फिर अगले दिन 6% नीचे, तो फिर हमारे लिए मुश्किल होती है कि अब आज क्या बोला जाए। तो उस दिन फिर हमें बोलना पड़ता है कि तेजी पे बिकवाली, हमारे लिए एक लाइन से ज़्यादा कोई मौका मिलता नहीं है बोलने का। तो आपके हिसाब से ये सीन बन क्या रहा है? मतलब मैं अगर फ्यूचर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, क्योंकि आप उसको भी ट्रैक करते हैं क्लोजली, कि फ्यूचर मार्केट में इस तरह का रिफ्लेक्शन क्यों है? एक दिन तेजी एक दिन अननेचुरल है सर, नेचुरल नहीं है ये। अच्छा, अननेचुरल है, अननेचुरल अननेचुरल है। होना क्या Natural चाहिए? होना जो स्लो अगर मार्केट चलता है, जैसे ये 6000 वाला सीन 9000 हुआ, ये बहुत गलत हुआ। ये ट्रेड के लिए हर किसी के लिए नुकसानदायक है। इसमें हर दूसरा आदमी जो नॉन ट्रेड का है वो फंसता है, क्योंकि भावों का जो लालच है ना वो आकर्षित करता है हर आदमी को। कोई भी हो जो नॉन ट्रेड का आदमी है वो उसमें फंस गया, तो ये अननेचुरल है सर। अच्छा, आप कह रहे हैं अननेचुरल है और हाँ, ये मार्केट नेचुरल चलता, धीरे धीरे चलता तो ये अच्छा रहता बाजार। हाँ, ये बात ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन किसी भी मार्केट के लिए गलत है। ठीक नहीं माना जाता है। अब जरा रुपेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी डिमांड को लेकर सब लोग कह रहे हैं कि डिमांड बढ़ेगी, एक तो प्रोडक्शन कम हो गया, डिमांड बढ़ेगी, तो कुल मिलाकर जो फंडामेंटल पैनल है, इस पैनल में अब तक के रुझानों, जैसे हम लोग चुनाव में कहते हैं ना कि जब तक काउंटिंग होती है नतीजे नहीं आते हैं तो रुझानों में इस पार्टी को बढ़त मिल रही है, तो अब तक के रुझानों में फंडामेंटल मजबूत हैं अभी तक डिमांड और सप्लाई के आधार पर। लेकिन कोई ऐसा फैक्टर जो आपको दिखता हो कि आने वाले वक्त में एक बड़ा स्पीड ब्रेकर डिमांड को लेकर बन सकता है? चूरी कुछ दिख एंड रहा है कोरमा, क्या अभी? चूरी एंड कोरमा के भाव, अभी चूरी का भाव 35 रुपए किलो यानी कि 3500 रुपए क्विंटल है और कोरमा का भाव 5500 रुपए क्विंटल है। 70% ग्वार सीड का जो हिस्सा है वो ये दो फॉर्म करते हैं और पिछले 2 या 3 साल से ग्वार जो 4045 रुपए चल रहा था वो इन्हीं दोनों के बदौलत चल रहा था। गम तो कोई मतलब मिलने जो चल रही थी वो इन्हीं के भरोसे चल रही थी। इस साल सोया की क्रॉप वर्ल्ड वाइड पिछले सालों से बेटर है प्राइसिंग की वजह से, तो कोरमा के जो प्राइसेस हैं 5500 रुपए क्विंटल के, वो सस्टेन करने मुश्किल है। 35 रुपए की चूरी भी चलनी मुश्किल है, मिक्सिंग भी चालू हो जाती है, पशु आहार जैसे बाजरा है या खलों का प्रोडक्शन है, मतलब इन भावों को 70% जो हिस्सा है, तो मेरे हिसाब से इस बार ग्वार गम का जो रेशियो जिसे बोलते हैं सीड से गम का, वो काफी सुधार होगा। 6000 6200 6400 रुपए के ग्वार से 9500 10,000 रुपए का गम ही लेना चाहिए, सीड में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर कोई तेजी आएगी तो वो गम ही ला सकता है, चूरी कोरमा से तेजी नहीं आ सकती। आप कह रहे हैं कि तेजी के लिए गम की डिमांड होना बहुत जरूरी है। अब रंजीत जी, एक सवाल सर आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि अभी जैसे पुखराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि कुछ वक्त ऐसा आया बीच में कि 12,000 12,500 के भाव पर ग्वार बिकने लगे, तो जब 12,000 का भाव ग्वार का आया स्पॉट में और गांव में कुछ लोगों ने बेचा, कह रहे हैं कि पैनल में भी कुछ लोगों ने बेचा है, पता नहीं कौन है, अगर बाद में पता चलेगा तो। लेकिन आप ये बताएं कि जब 12,000 का भाव गया तो लोगों को लगा कि अब तो ग्वार का 2012 वाला सीन लौटने वाला है, और बहुत सारे लोगों ने अपने अकाउंट साफ कर लिए होंगे कि हैंग ना हो जाए, आगे दाम इतने बढ़ेंगे, कहाँ मुनाफा रखेंगे। तो आप जरा बताएं कि क्या वाकई वो वाला वही सीन बनने वाला है क्या? हुई थी कि किसानों के पास जो माल था पिछले 5-6 साल से पेंडिंग चल रहा था, वो धीरे धीरे पूरा निकल गया और एकदम से 1 महीने के अंदर 4,000 का भाव का गुआर 5,000 और 6,000 हुआ इधर पोर्टल में। इसको पोर्टल ने सपोर्ट बहुत किया है, वो उनकी मार हो गई, वो किसान का दिमाग में बूम भर गई। किस पोर्टल ने? कौन सा पोर्टल? यूट्यूब पे आए थे, यूट्यूब पे बहुत आए थे। अच्छा, फेक हाँ, मैंने इस तरह हुआ, उनका दिमाग ही डाइवर्ट कर दिया। दूसरी बात, इस बार चाइना हमेशा दाल जाती है, अभी भी जा रही है, लेकिन साथ में पाउडर जाना शुरू हो गया। ये भी ध्यान रखिए। 20% में जो कह रहा हूँ श्योर है, बढ़ेगी तो बढ़ेगी डिमांड। हाँ बिल्कुल बढ़ेगी, बढ़ेगी बिल्कुल। मैं बोलूंगा नहीं लेकिन डेटा दे सकता हूँ। आप बोल दीजिए सर, मतलब तो चलिए, कुल मिलाकर इस पैनल में फंड वाले नाराज हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, चलिए, तो इस पैनल में एक बात फंडामेंटल को लेकर बिल्कुल साफ हो गई है कि उत्पादन लास्ट ईयर के मुकाबले कम है। अब कितना कम है इसको लेकर अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, एक्चुअल फिगर बाद में पता चलेगा। और दूसरी बड़ी बात कि डिमांड अच्छी रहने वाली है, इसको लेकर के ऑलमोस्ट सभी लोगों की राय एक है। तो कुल मिलाकर ग्वार के फंडामेंटल मजबूत हैं। अब इस मजबूत फंडामेंटल के आधार पर
प्राइस क्या होने चाहिए इस पर चर्चा होगी। मेरे ख्याल से अगले पैनल में सर प्राइस का है ना आपका, हाँ, प्राइस पर आगे आप देखेंगे कि जो फंडामेंटल बताए गए हैं इसके आधार पर प्राइस अब ग्वार सीड के या ग्वारगम के क्या होने चाहिए, इस पर बात नेक्स्ट पैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। आपसे मैं माइक लेने से पहले मेरा एक सवाल है मृत्युंजय भाई, आप अपने फंडामेंटल पैनलिस्ट है उनसे एक सवाल जरूर करें कि एक्सपोर्ट के डिमांड के डिमांड के बारे में तो बात कर रहे हैं, पर इंडियन डिमांड क्या कुछ बढ़ने के आसार हैं क्या? डोमेस्टिक डिमांड क्या बढ़ने के आसार हैं क्या? नहीं, पिछले साल काफी लगा था। जो टुकड़ी आधे दाम में बिकती थी वो 7-8 रुपए, पिछले साल टुकड़ी जो थी ना 5-4 साल की इकट्ठी हुई थी वो आधे दाम में बिकती थी, वही टुकड़ी 8 रुपए किलो नीचे में बिकने लगी। इतनी दूर तक बंगाल तक ही माल जाता था और मिलता भी नहीं था। ये तो हो गया, परंतु क्या कोई नया प्रोडक्ट, क्या कोई कंजम्पशन बहुत का सारा- कोई हाँ, अलग से कोई तरीका बढ़ा क्या? इंडिया में 40-45 हजार टन खपने लग गया। अब भावों की रेंज बढ़ी है, हो सकता है ये रेंज। कुछ डिमांड तो इसलिए बढ़ गई कि हम ग्रुप मित्रों ने अपने घर में जो 1 किलो वीक में खाते थे वो 5 किलो फली खाने लग गए, इस वजह से भी डिमांड बढ़ गई। भाव बढ़ने से थोड़ा फर्क रहेगा, फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी जितना अभी जैसे खपा है ना वो लगभग बना रहेगा। इससे ज्यादा ना हो, 5,000 टन कम हो सकता है, बड़े भाव में बढ़ेगा नहीं, लेकिन फॉरेन बढ़ेगा। वो बस आधा मिनट लूँगा। उम्मीद के मुताबिक आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे और आपने गंभीरता से पूछे, और जो सुनने वाले हैं, जो जूम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे देख रहे हैं, उन्हें लोकतांत्रिक तरीके का भी पता लगा कि इस ग्रुप के अंदर हम लोग आपस में बात नहीं करते हैं कि हम फंडामेंटल में हम क्या बोलेंगे या हमसे क्या सवाल पूछे जाएंगे। हम आपको भी कभी नहीं बताते हैं कि आप क्या सवाल पूछेंगे, सब स्वतंत्र है बात अपनी बताने के लिए। पर आपने सवाल खूब ढंग से पूछे, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा ये फंडामेंटल पैनल सक्सेस रहा। आप सर, इसके लिए आप आपका जो जब आपने ग्वार के एमएसपी की डिमांड रखी मंत्री जी के सामने जी, और मंत्री जी ने आपको कहा कि ये तो सट्टे की कमोडिटी है। अब आप उनको बता सकते हैं ये क्लिप दिखा के ये जी। सट्टे की कमोडिटी नहीं है, हम लोग एक ही ग्रुप में रहकर अलग अलग राय रखते हैं। जी जी, मैंने बताने का प्रयास किया तो उन्होंने सीधे मेरे को 25 अगस्त बताया। ये देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना ये सट्टे की कमोडिटी है। मैंने बात की, मैं उनसे टच में रहता हूँ, तो अभी तक तो वही परेशानी है। और मुझे उम्मीद है कि जो आने वाला पैनल है उसके अंदर लोग इस पैनल को जिस गंभीरता से लोगों ने सुना होगा, जैसा मुझे वातावरण का पता है, उसी तरह से आने वाले पैनल को भी लोग गंभीरता से सुनेंगे। और मेरा निवेदन रहेगा टेक्निकल वालों से कि वो जब भी बोले स्पष्ट भाषा में बोले, कोई भी व्यक्ति या तो जवाब नहीं दे, नो कमेंट कर दे, जलेबी की तरह घुमाकर किसी बात को न रखे, कोई जवाब न दे। हमारी प्रेस्टीज है, उस प्रेस्टीज पे आंच नहीं आनी चाहिए। धन्यवाद तो मैं नहीं दे सकता, मृत्युंजय जी देंगे, तो मेरी बात समाप्त। इस साल भाव डिमांड तय करेगी, गम का भाव डिमांड सप्लाई तय करेगी। तो ये तय नहीं करेंगे आप, ये कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इस फंडामेंटल पैनल पे मैं एक व्यक्ति को जरूर बुलाना चाहूंगा, वो है हमारे ग्वार किंग गुड्डू भाई। मैं ये चाहूंगा कि वो स्टेज पे आए और हमारे मॉडरेटर मृत्युंजय भाई का बुके और मोमेंटो देके सम्मान करें। तालियां बजनी चाहिए। आ जाओ, आ जाओ। घुमा वर्किंग एक मिनट मैं मृत्युंजय भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पैनलिस्ट को मोमेंटो देके सम्मान करें। The most young man of the group.
मैं रंगत जी चांडक जी को भी कहूंगा कि सामने आए। रंगत नरेश। अपॉर्चुनिटी मास्टर। वो 1 मिनट का समय है, 1.5 मिनट का मयूर मेहता को भी दे देंगे।